स्टूडेंट्स, आज का जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उनको हम रीड करेंगे। फर्स्ट न्यूज़ है पेट्रोल एंड डीजल के प्राइजेज के बारे में। वेस्ट एशिया के वहाँ पे कन्फ्लिक्ट है। कन्फ्लिक्ट होने की वजह से ऑयल एंड गैस का जो सप्लाई है उसमें डिस्टरबेंस हुआ है। स्टूडेंट्स, इकोनॉमी का एक काफ़ी बेसिक कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता है कि किसी भी प्रोडक्ट का जो सप्लाई है उसमें डिस्टरबेंस हो। आप देखिए कि सप्लाई जितना डिमांड है उसके अकॉर्डिंग में ना कैरी आउट हो तो उस प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो इंक्रीज करेगा। तो डिमांड आप देखिए कि सप्लाई यहाँ पे रिड्यूस हो, डिमांड हायर नंबर्स में हो, इन्फ्लेशन है वो इंक्रीज करेगा प्रोडक्ट के रिगार्डिंग में। तो सेम सिचुएशन यहाँ पे पेट्रोल एंड डीजल के प्राइस के रिगार्डिंग में है, क्योंकि डिस्टरबेंस की वजह से वहाँ पे उसका सप्लाई है वो नहीं हुआ है। इसका जो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर में भी जो प्राइस है वो इंक्रीज हुआ। गवर्नमेंट के द्वारा इन्फॉर्म करते हुए बताया गया था कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने इनिशियली ये जो कन्फ्लिक्ट का पार्ट है, जब हमारे डोमेस्टिक प्राइस को इंक्रीज नहीं किया गया था तो कंटिन्यूस जो लॉस है उसको कैरी आउट किया था ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने। तो यहाँ पे इंक्रीज करते हुए सम काइंड ऑफ कोशिश किया गया है कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज कुछ बेनिफिट है उसको कैरी आउट कर सकें, कुछ यहाँ पे जो लॉस हुआ है उसको रिकवर कर सकें। स्टूडेंट्स, आपको एक और मार्केट कंडीशन के बारे में पता होना चाहिए। काफ़ी बार आप देखिए कि जो इंटरनेशनल क्रूड ऑयल का मार्केट है उसके अंदर अगर क्रूड ऑयल का प्राइस है वो डिक्लाइन करता है और हमारे यहाँ पे जो डोमेस्टिक मार्केट के अंदर में जो प्राइस है उनको नहीं रिड्यूस किया जाता है, तो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को इस मार्केटिंग कंडीशन की वजह से बेसिकली बेनिफिट है वो हुआ करता है। तो गवर्नमेंट के द्वारा इस दौरान में ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के ऊपर में क्या कोई टैक्स है उसको इम्पोज किया जाता है। तो जो टैक्स है उसका नाम है विंडफॉल टैक्स। विंडफॉल टैक्स गवर्नमेंट के द्वारा लगाया जाएगा कि इस मार्केट कंडीशन में जो उनको प्रॉफिट हुआ है, जिसका कि कुछ शेयर है, वो वहाँ पे ऐसे टैक्स के रूप से जा सके। नेक्स्ट न्यूज़ को अगर हम रीड करें तो यूएस के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं उनके बारे में है। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं जो कि इंडिया के विजिट के लिए आए हैं। क्वेड के जो फॉरेन मिनिस्टर्स का जो मीटिंग होगा उसके अंदर में ये पार्टिसिपेट करेंगे। तो आप देखिए कि इंडिया के लिए विजिट किए हैं, तो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके साथ में भी डिस्कशन यहाँ पे किया गया। नेक्स्ट आप देखिए कि इनके द्वारा जो कलकत्ता के वहाँ पे जो क्रिश्चियन मिशनरीज का एक सेंटर हुआ करता है वहाँ पे भी इनका विजिट हुआ है। तो उस विजिट को बेसिकली एफसीआरए एक्ट के अंदर में जो अमेंडमेंट्स आए हैं उसके रूप से कंसीडर किया गया है कि यूएस का सम काइंड ऑफ पुश हो सकता है यहाँ पे कि इंडिया जो है एफसीआर अमेंडमेंट्स है उसमें कुछ चेंजेस को कैरी आउट करे, जैसे कि जो मिशनरीज जो हैं उनको फॉरेन कंट्रीज से आने वाला जो डोनेशन है वो इजीली वे के अंदर में एक्सेसिबल हो सके। एफसीआरए एक्ट क्या है? फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के डोमेन में आया करता है। हमारे यहाँ पे जो एनजीओ हैं जिनको कि फॉरेन कंट्रीज से जो फंडिंग आता है उसको मोर अकाउंटेबल बनाने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा इसके अंदर में कुछ चेंजेस हैं वो लाए गए थे। काफ़ी सारे हमारे ऐसे एनजीओज हैं, ऐसे जो जो मिशनरी इंस्टीट्यूशंस हैं, या आप देखिए कि जो ह्यूमन राइट के पर्सपेक्टिव से जो काम किया करते हैं, उनको ईजिली वे के अंदर में जो फंड है वो प्रेजेंट समय में एक्सेसिबल नहीं है। तो हो सकता है कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का एक पुश यहाँ पे ये भी हो कि एफसीआरए जो एक्ट है उसके जो रूल्स हैं उनको ईजी करवाया जा सके। नेक्स्ट अगर हम रीड करें इंडिया को किस पर्सपेक्टिव से यहाँ पे इनके द्वारा मेंशन किया गया है कि क्वेड का जो फॉरेन मिनिस्टर्स का मीटिंग है या क्वेड का मीटिंग जो इंडिया में ऑर्गेनाइज होगा, तो इंडो पैसिफिक का जो पॉलिसी है कि इंडो पैसिफिक के जो स्टेक होल्डर्स हैं एक दूसरे के साथ में कोऑपरेट करें, तो इंडिया और यूएस है वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पिलर यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया। दो अदर कंट्री कौन है स्टूडेंट्स क्वेड के अंदर में? एक जो कंट्री है वो जापान है, एक आप देखिए कि ऑस्ट्रेलिया है। तो क्वेड के ये टोटल 4 कंट्रीज हैं इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर में। आपने मालाबार एक्सरसाइज के बारे में भी रीड किया होगा। मालाबार एक्सरसाइज जो कि इंडिया और यूएस के बिटवीन में हुआ करता था। कभी आप देखिए कि ऑस्ट्रेलिया के द्वारा अपना जो नेवल फोर्स है उसको भेजा गया था, फिर उन्होंने विड्रॉल भी कर लिया था क्योंकि चाइना के ऑब्जेक्शन की वजह से। और एक इंडो पैसिफिक के अंदर में जो नेवल फोर्स है उसके भी कोऑपरेशन के लिए मालाबार एक्सरसाइज प्रेजेंट समय में फुल्ली वे के अंदर में फंक्शनल है वो हुआ करती है। तो ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के विजिट के बारे में था, क्वेड के बारे में यहाँ पे मेंशन था, इंडो पैसिफिक के बारे में मेंशन था। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशंस थे। नेक्स्ट आप देखिए कि हमारे यहाँ पे वर्कर्स का जो कंडीशन है उसके बारे में है। नोएडा के वहाँ पे जो वर्कर्स हैं उन्होंने प्रोटेस्ट किया था। प्रोटेस्ट के बिहाइंड में जो रीजन्स हैं वो क्या हैं? रीज़न यही है कि मार्केट के अंदर में जो इन्फ्लेशन है वो कंटिन्यूस इंक्रीज हुआ है, जो प्राइस है वो कंटिन्यूस इंक्रीज हुई हैं, उनको जो पे किया जाता है वो काफ़ी कम है। मार्केट कंडीशन के अंदर में उनका जो सर्वाइवल का भी प्रॉब्लम है। स्टूडेंट, जो अर्बन एरियाज़ हैं, जो सिटीज़ के एरियाज़ हैं जहाँ पे बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी मिला करती हैं,
बट आप देखिए कि वहाँ पे जो जो स्पेंडिंग है, जो खर्चा है, वो भी लार्जर नंबर के अंदर में हुआ करता है। तो इस वजह से उनके द्वारा प्रोटेस्ट किया गया, उनका यहाँ पे जो सर्वाइवल कंडीशन है उसको मेंशन किया गया है कि जो प्राइस इंक्रीज हुआ है वो यहाँ पे जिस तरीके से डिमांड था उस तरीके से नहीं इंक्रीज किया गया। बट यहाँ पे जो गवर्नमेंट को एक पैरामीटर को कंसिडर करना चाहिए, जिससे कि जो इनफॉर्मल सेक्टर है उसके अंदर में जो वर्कर्स हैं उनको भी बेटर वे के अंदर में जो प्राइस मिल सके, उनका जो 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 वेज है वो बेटर वे में यहाँ पे मिल सके। लेबर के रिगार्डिंग में आप देखिए कि हमारे यहाँ पे जो कॉलोनियल एरा के और जो इंडिपेंडेंट इंडिया के कुछ लेबर लॉज हुआ करते थे, उन सभी को कोडिफाई किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा 4 कोड्स के अंदर में। एक जो कोड है वहाँ पे वेज के रिगार्डिंग में भी एग्जिस्ट करता है, वेज के पर्सपेक्टिव से वो बताता है कि कितना पैसा है वो दिया जाएगा अगर कोई पर्सन है वो वर्क को कैरी आउट करता है। नेक्स्ट अगर हम रीड करें स्टूडेंट्स, ह्यूमन और वाइल्ड लाइफ का जो कन्फ्लिक्ट है उसके बारे में मेंशन किया गया। आप देखिए कि आसाम के वहाँ पे जो एलिफेंट्स का जो संख्या है वो काफ़ी लार्जर नंबर के अंदर में है। तो वहाँ पे जो एनिमल और वाइल्ड लाइफ का जो कन्फ्लिक्ट है वो क्यों हुआ करता है उसको स्टडी किया गया है, एनालाइज किया गया है एक रिपोर्ट के अंदर में। तो कुछ कंडीशंस यहाँ पे बताई गई हैं कि इन कंडीशंस की वजह से कन्फ्लिक्ट होता है। फर्स्ट जो रीजन है कि फॉरेस्ट का जो एरिया है उसमें कंटिन्यूस डिक्लाइन होना, फॉरेस्ट के एरिया में कंटिन्यूस डिक्लाइन होना एक यहाँ पे रीजन है। सेकंड जो रीजन बताया गया है कि एनिमल्स के लिए जो कॉरिडोर्स बने हुए हैं, एनिमल्स के लिए जो कॉरिडोर्स को बनाया गया है वो फ्रेगमेंटेड हो चुके हैं। फ्रेगमेंटेड इस वजह से हो चुके हैं कि उनमें एनक्रोचमेंट हुआ होगा, जो उन कॉरिडोर्स के बोथ साइड के अंदर में जो फॉरेस्ट कवर होगा उसमें रिड्यूस हुआ होगा। तो कॉरिडोर्स का फ्रेगमेंटेड होना ये भी यहाँ पे एक कंडीशन है जिसकी वजह से ह्यूमन वाइल्ड लाइफ के अंदर में कन्फ्लिक्ट हुआ करता है। थर्ड कंडीशन यहाँ पे बताया गया है कि जो ह्यूमन्स के जो सेटलमेंट्स हैं, ह्यूमन्स के जो हाउसेज हैं, जो सेटलमेंट्स हैं, उसके अंदर में कंटिन्यूस इंक्रीज होना। तो सेटलमेंट का इंक्रीज भी एक रीजन है। और स्टूडेंट्स यहाँ पे जो मोनोकल्चर प्लांटेशन जो किया जाता है, टी का जो प्लांटेशन है उसको भी रीजन है वो बताया गया। सॉल्यूशन क्या है, कैसे हम इस कन्फ्लिक्ट को रोक सकते हैं? तो कुछ सॉल्यूशंस यहाँ पे सजेस्ट किए गए हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमें रीस्टोर करना होगा, फॉरेस्ट के एरिया को रीस्टोर करना होगा। स्टूडेंट्स हमारा जो रिसेंटली जो फॉरेस्ट पॉलिसी का जो रिपोर्ट है, हमारा जो अब देखिए कि फॉरेस्ट इंस्टीट्यूशन है उनके द्वारा फॉरेस्ट का जो रिपोर्ट निकाला जाता है, हमारे कंट्री के अंदर में जो कवरेज है वो कितना है। फॉरेस्ट पॉलिसी के अकॉर्डिंग में हमारा जो कवरेज का जो टारगेट है वो 33% है, बट स्टिल जो नंबर्स हैं वो काफ़ी कम हैं। तो फॉरेस्ट एरिया कितना है ये आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना, ये आपका होमवर्क है। फर्स्ट यहाँ पे रीस्टोरेज करना है। सेकंड यहाँ पे जो सजेशन दिया गया कि जो कॉरिडोर एरियाज़ हैं वो फ्रेगमेंट हो चुके हैं तो उनको स्ट्रेंथन किया जाए, कॉरिडोर्स को क्या किया जाए, स्ट्रेंथन है वो किया जाए। इसके अलावा जो वाटर का जो अवेलेबिलिटी है, जो जहाँ पे एलिफेंट रहा करते हैं उस एरिया में वाटर अवेलेबिलिटी है उसको भी कैरी आउट किया जाए, जिससे कि ये माइग्रेट ना करें एक एरिया से अदर एरिया के लिए। और जो बफर क्रॉप्स हैं उनका यूज यहाँ पे हो सके। बफर क्रॉप जो हम केरल के बारे में भी काफ़ी बार रीड करते हैं। सपोज कीजिए स्टूडेंट्स ये वाइल्ड लाइफ का एरिया है, ये वाइल्ड लाइफ का एरिया है, यहाँ पे जो ह्यूमन सेटलमेंट्स हैं वो बने हुए हैं। तो इस एरिया के अंदर में कुछ ऐसा क्रॉपिंग किया जाए जिससे कि एलिफेंट्स हैं वो ना आ सके ह्यूमन सेटलमेंट के एरिया के अंदर में। तो बफर क्रॉप हैं वो कौन सा हुआ करती हैं, जैसे कि चिली का जो क्रॉप है, गार्लिक है, जिंजर है, सिट्रस जो फ्रूट्स हुआ करते हैं, जो खट्टे फ्रूट होते हैं जिसमें आप ऑरेंज को भी काउंट कर सकते हो, लेमन को भी काउंट कर सकते हो। तो उनको एज ए बफर के रूप से यूज किया जाए जिससे कि यहाँ पे मूवमेंट है वो ना हो। तो ये बेसिकली ह्यूमन और वाइल्ड लाइफ का जो कन्फ्लिक्ट है, एलिफेंट का जो कन्फ्लिक्ट है उसके बारे में मेंशन था। आसाम का एक रिपोर्ट यहाँ पे बताता है। नेक्स्ट अगर हम रीड करें स्टूडेंट्स एलिफेंट्स के बारे में, एलिफेंट का आप देखिए कि जो ग्रुप हुआ करता है, सपोज कीजिए ग्रुप है, ग्रुप को हेड किसके द्वारा किया जाता है, जो मदर एलिफेंट हुआ करते हैं उनके द्वारा ग्रुप को हेड है वो किया जाता है। स्टूडेंट्स यहाँ पे जो गेस्टेशन पीरियड है वो भी वन ऑफ द लार्जर मंथ के अकॉर्डिंग में हुआ करता है एलिफेंट्स के अंदर में। एलिफेंट्स का जो प्रोजेक्ट एलिफेंट है कि कैसे हम इनको प्रोटेक्ट करें, 1992 के समय से हमने प्रोजेक्ट एलिफेंट है उसको चलाया था, जिससे कि हम यहाँ पे एलिफेंट्स का बेटर वे में जो कंजर्वेशन है वो कर सकें। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे कंट्री का जो ओनली फंक्शनल गोल्ड माइन है उसके बारे में है। कर्नाटका के वहाँ पे आप देखिए कि हुट्टी नाम का जो गोल्ड माइन है ओनली फंक्शनल गोल्ड माइन है। तो उसकी कंडीशन को बताया है कि इंटरनेशनल मार्केट की वजह से कैसे प्राइजेज के अंदर में चेंज हुआ है। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए।
हमारा जो कोलार गोल्ड फील्ड का एरिया है वहाँ पे ओनली हुट्टी जो गोल्ड माइन है वो ओनली फंक्शनल माइन है हमारे कंट्री के अंदर में। स्टूडेंट डायमंड हमारे यहाँ पे कहाँ पे निकला करता है? मध्य प्रदेश के अंदर में आप देखिए कि पन्ना नाम की एक जगह है। मध्य प्रदेश में कौन सी जगह है? पन्ना। वहाँ पे ओनली डायमंड है, उसका एक्सट्रैक्शन हुआ करता है। वैसे आपने गुजरात के अंदर में सूरत नाम का जो सिटी है उसको रीड किया होगा, वहाँ पे डायमंड निकलता नहीं है, बट डायमंड का जो कटिंग एंड पॉलिशिंग है वो हुआ करता है कि डायमंड का जो कटिंग करना और जो पॉलिशिंग करने का वर्क है वो लार्जर नंबर में होता है। रसिया से भी हमारी कंट्री को डायमंड आया करता है, बट रसिया यूक्रेन वॉर के बाद में G7 कंट्रीज ने आप देखिए कि रसिया से जो डायमंड एक्सपोर्ट होता है उसके ऊपर में कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाए थे कि वो कंट्री जो उनके डायमंड को यूज करेंगे उनके अगेंस्ट में वो टैरिफ को इम्पोज हैं वो करेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा स्पेशली हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है उनके अंडर में एक विंग आया करता है जिसको हम बोला करते हैं इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर I4C। इसको आप यूज करोगे जीएस पेपर 3 के अंदर में जब आप आंसर लिखोगे इंटरनल सिक्योरिटी, साइबर फ्रॉड, उन सब के रिगार्डिंग में। तो जो इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में, उन्होंने एक एडवाइजरी को इश्यू किया है कि जो आईफोन्स हैं उसका जो स्टोलन आईफोन्स हैं उनके अंदर में फिशिंग स्कैम्स है वो चल रहा है, तो उसके लिए आपको अवेयर है वो होना चाहिए। समय समय पे ये जो हमारा विंग है जो 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 गाइडलाइंस को इश्यू करता है कि कैसे आप साइबर फ्रॉड से बच सकते हो, कैसे वहाँ पे जो फाइनेंशियली आपको लॉस हो सके उससे आपको बचा है वो जा सकता है। स्टूडेंट्स काफ़ी बार आप पार्लियामेंट्री कमेटीज़ के बारे में रीड करते हो, तो इंक्वायरी का जो सेक्शन है उस सेक्शन के अंदर में 3 कमेटी आया करती हैं, कमेटी ऑन पेटिशन, कमेटी ऑन प्रिविलेज और कमेटी ऑन एथिक्स। अब ये बोथ हाउसेज के अंदर में हुआ करती हैं, लोकसभा में भी होती हैं, राज्यसभा में भी होती हैं। राघव चड्ढा नाम के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं जिन्होंने अभी रिसेंटली एक पार्टी से दूसरी पार्टी के लिए स्विच किया था, तो जो कमेटी ऑन पेटिशन है उसके उनको चेयरमैन बनाया गया है। मेंबरशिप का जो संख्या है वो क्या है? 10 और 15 इसमें मेंबरशिप का संख्या हुआ करती है। और इंक्वायरी के अंदर में कौन कौन सा कमेटी आती हैं? पेटिशन का कमेटी है, प्रिविलेज का कमेटी है और एथिक्स का कमेटी है। एथिक्स कमेटी पहले नहीं होती थी स्टूडेंट्स, फिर बाद में आप देखिए कि राज्यसभा इलेक्शन के अंदर में जो कुछ इश्यू सामने आया था उसके बाद में एथिक्स कमेटी को बनाया गया था। और उसी बात से आप देखिए कि राज्यसभा इलेक्शन के अंदर में एक ओपन बैलेट का भी कॉन्सेप्ट हुआ करता है। पहले एक बार सीक्रेट बैलेट वहाँ पे लाया गया था, फिर वहाँ पे बताया गया कि सीक्रेट बैलेट अगर सीक्रेसी अगर यहाँ पे रीजन बनता है करप्शन का या किसी और रीजन का, तो बेसिकली आप देखिए कि यहाँ पे ओपन बैलेट का कॉन्सेप्ट है वो लाया जाए। नेक्स्ट अगर हम रीड करें तो यहाँ पे इंडिया और नॉर्डिक कंट्रीज़ के बारे में है। आइसलैंड के जो पॉलिटिकल लीडर हैं उन्होंने मेंशन किया है कि इंडिया और जो नॉर्डिक कंट्रीज़ हैं उनका सेम यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है कि वर्ल्ड के अंदर में पीस का इस्टेब्लिशमेंट हो, वर्ल्ड के अंदर में पीस का इस्टेब्लिशमेंट हो। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल के अंदर में पीस के बारे में मेंशन है? तो आप देखिएगा जब आप आर्टिकल 51 को रीड करते हो जो कि डीपीएसपी के अंडर में है, डीपीएसपी का ये आर्टिकल क्या बताता है कि हमारा जो स्टेट है उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इंटरनेशनल जो कन्वेंशन है पीस के रिगार्डिंग में उनको हम इम्प्लीमेंट हैं वो करें। तो ये तो पीस के बारे में हुआ। अब नॉर्डिक नेशंस ने ये भी कहा है कि इंडिया अपना जो जो उनका जो कोऑर्डिनेशन है, जो क्लोज रिलेशन है रसिया के साथ में, उसको यूज करे इंडिया रसिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट को रिड्यूस करने के रिगार्डिंग में, उसको रिजोल्व करने के रिगार्डिंग में। नॉर्डिक नेशंस के बारे में ऑलरेडी हम रीड कर चुके हैं, कुछ दिनों पहले हमने न्यूज़पेपर में इनको मैप के थ्रू भी देखा था, तो एक बार हम उनको फिर से प्रैक्टिस करते हैं। स्टूडेंट्स ये आप देखिए कि यहाँ पे जो नॉर्डिक कंट्रीज़ हैं वो सिचुएटेड हैं। यहाँ पे आइसलैंड है, ग्रीनलैंड के पास में आइसलैंड है। फिर स्टूडेंट्स इस एरिया के अंदर में आपको नॉर्वे मिलेगा, नॉर्वे के पास में स्वीडन है, स्वीडन के पास में फिनलैंड है और डेनमार्क है। इन कंट्रीज़ को आप कैसे याद रखोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए कि आर्कटिक काउंसिल का जो रीजन है, आर्कटिक काउंसिल जो कि 1996 के समय में ओटावा डिक्लेरेशन के थ्रू जिसको क्रिएट किया गया था। आर्कटिक काउंसिल के अंदर में टोटल 8 कंट्रीज होते हैं एज ए मेंबर के रूप से। 5 जो कंट्रीज हैं वो तो ये नॉर्डिक नेशंस हैं जिनको कि आप फाइंड्स के नाम से याद रख सकते हो, फाइंड्स के नाम से। और 3 कंट्रीज कौन से हैं? यूएसए है, कनाडा है और कनाडा के अलावा रसिया है। तो स्टूडेंट्स यूएस है, यूएस के अलावा कनाडा है और फिर आप देखिए कि रसिया है। अब यहाँ पे 5 कंट्रीज कौन से हैं? फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क और स्वीडन। ग्रीनलैंड आप देखिए कि आइलैंड है, यूएस ने कोशिश किया था कि ग्रीनलैंड को वो अनेक्स कर सकें, और क्योंकि वहाँ पे जो जो मिनरल्स हैं उनका प्रेजेंस है वहाँ पे,
ग्रीनलैंड का कैपिटल सिटी का नाम क्या है? न्यूक उस कैपिटल सिटी का नेम है। नेक्स्ट अगर हम रीड करें स्टूडेंट्स, नॉर्डिक नेशंस के साथ में हमारा रिलेशन किस तरीके से है, तो आप देखिए कि जो आर्कटिक का रीजन के अंदर में जो हमारा हिमाद्री है, जो हमारा हिमाद्री प्रोजेक्ट है वो हमने सेंड किया है। आर्कटिक आर्क का जो इनिशिएटिव है उसके अंदर में भी इंडिया उसका पार्ट है। वर्ल्ड हेल्थ असेंबली जो कि WHO के अंडर में एक हाईएस्ट बॉडी आया करता है जो कि हेल्थ के रिगार्डिंग में इश्यूज हैं उनके रेजोल्यूशंस को डिस्कस करता है। तो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली ने स्ट्रोक जो है उसको पब्लिक हेल्थ प्रायोरिटी के रूप से कंसिडर किया है फर्स्ट टाइम, कि जो स्ट्रोक का कंडीशन होता है कि ब्लड का सप्लाई के अंदर में जो डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है, माइंड को ब्लड का ना सप्लाई होना, हार्ट को ब्लड का सप्लाई ना होना, तो ये जो स्ट्रोक कंडीशन है पब्लिक हेल्थ प्रायोरिटी के रूप से इसको कंसिडर किया जाए। लाइफ स्टाइल के अंदर में चेंज होने की वजह से ओवर द ईयर्स आप देखिए कि न्यू काइंड ऑफ जो यहाँ पे डिजीज़ हैं, न्यू काइंड ऑफ यहाँ पे जो हेल्थ इश्यूज हैं वो इमर्ज हुए हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम इसका एक पब्लिक हेल्थ प्रायोरिटी के रूप से मेंशन किया गया। झारिया का जो कोल का जो माइनिंग है उसमें बताया गया है कि फायर का इंसिडेंट होने की वजह से मोर आपको जो होटल जो बर्निंग है वो कंडीशन रहेगा, मोर ग्रीन हाउस गैस का जो एमिशन है वो रहेगा। स्टूडेंट्स, हमारी कंट्री के अंदर में कौन सा यहाँ पे जो कोल माइंस हैं जिनको कि हम बर्निंग कोल माइंस के नाम से जाना करते हैं, तो आप देखिए क्या जो मध्य प्रदेश का एरिया है, मध्य प्रदेश एंड डेट उत्तर प्रदेश का एरिया है, वहाँ पे वो कोल माइन है वो सिचुएटेड है जिसको कि हम सिंगरौली के नाम से जानते हैं। झारिया का ये जो माइन है वो कहाँ पे है? झारखंड के अंदर में है। और आप देखिए कि जो कोल माइन के अंदर में अगर फायर का इंसिडेंट होता है तो मोर आपको टेम्परेचर इंक्रीज, मोर होटर कंडीशन और लार्जर नंबर के अंदर में ग्रीन हाउस गैस का जो एमिशन है वो मिलेगा। नेक्स्ट यहाँ पे UAPA एक्ट के बारे में है। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने UAPA एक्ट के अंदर में आप देखिए कि एक प्रोविज़न आया करता है, एक सेक्शन है जो कि जो बेल प्रोविज़न है उसको रजिस्ट करता है कि बेल है उसको ना दिया जाए। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने आप देखिए कि UAPA के ही एक पर्सन है उनके पिटीशन को कंसीडर करते हुए कहा गया कि किसी भी पर्सन को अगर कंटिन्यूस जेल के अंदर में रखा जाता है, स्पीडी बेसिस के ऊपर में उसके जो ट्रायल्स हैं वो नहीं कंडक्ट होते हैं, तो उस कंडीशन के अंदर में UAPA का जो सेक्शन है उसको भी शैडो किया जा सकता है, उसको भी ओवरराइड है वो किया जा सकता है और पर्सन को बेल है वो ग्रांट होगा। अब गवर्नमेंट का क्या स्टैंड है? गवर्नमेंट के जो रिप्रेजेंटेटिव थे कोर्ट में उन्होंने एक बैलेंस अप्रोच के बारे में कहा था कि हर एक पर्सन है वो इनोसेंट नहीं है। हो सकता है कि कुछ पर्सन के अगेंस्ट में मिसयूज हुआ हो, कुछ पर्सनस को कंटिन्यूस जेल के अंदर में रखा गया हो। तो यहाँ पे जो 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 फैमिलीज़ हैं, जो सिविलियन पर्सनस हैं उनको देखते हुए और जो अक्यूज्ड पर्सन है उसके राइट को देखते हुए बैलेंस अप्रोच है उसको कैरी आउट करना चाहिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, यहाँ पे BCCI के बारे में है। हमारा जो क्रिकेट है उसको जो रेगुलेट करने वाला बॉडी है BCCI, उसको रिसेंटली आप देखिए कि पब्लिक अथॉरिटी के रूप से नहीं कंसीडर किया गया कि पब्लिक अथॉरिटी नहीं है, एक प्राइवेट बॉडी के रूप से ये एग्जिस्ट करता है। पब्लिक अथॉरिटी नहीं है तो क्या होगा? जो राइट टू इन्फॉर्मेशन का जो एक्ट है उसके अंडर में इसको नहीं लाया जाएगा। पब्लिक इन्फॉर्मेशन जो ऑफिसर है उसका PIO है उसका इस्टेब्लिशमेंट ये नहीं कर सकेंगे। RTI का जो सेक्शन है सेक्शन 2H है, यहाँ पे वो मेंशन करता है पब्लिक अथॉरिटीज़ के बारे में और पब्लिक अथॉरिटीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि वो PIO का इस्टेब्लिशमेंट है वो कर सकें। कैसे? यहाँ पे इसके रिगार्डिंग एक एडिटोरियल भी पब्लिश हुआ था जिसमें मेंशन किया गया था कि BCCI को जो टैक्स एग्जेम्पशन मिला करता है उस रूप से कंसीडर करते हुए इनको पब्लिक अथॉरिटी के रूप से कंसीडर किया जाए। पहले भी अब देखिए कि अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी के रिगार्डिंग में लोडा कमेटी है उसका कॉन्स्टिट्यूशन हुआ था और अब यहाँ पे जो जो समय के साथ में ज़रूरत है कि मोर ट्रांसपेरेंसी लाया जा सके जिससे कि इसको पब्लिक अथॉरिटी के रूप से कंसिडर है वो किया जाए। तो यहाँ पे उसके पर्सपेक्टिव से मेंशन है। फिर नेक्स्ट अगर हम बात करें यूक्रेन के बारे में है, यूक्रेन के वहाँ पे क्या हुआ है, आप देखिए कि जो पर्सन है जो मिसिंग है उनको एज ए डेड के रूप से कंसिडर कर लिया जाए, ऐसा एक बिल लाया गया और 90,000 के आसपास ऐसे लोग हैं जो कि वहाँ पे मिसिंग सिचुएशन में हैं, स्पेशली जो सोल्जर्स हैं। तो वहाँ पे जो लोग हैं जो सोल्जर्स के फैमिली से बिलोंग करने वाले पर्सन हैं उन्होंने प्रोटेस्ट किया है कि ऐसे जो कोई पर्सन मिसिंग है तो उसको डेड के रूप से कैसे कंसिडर है वो किया जाए। नेक्स्ट आप देखिए कि स्टूडेंट्स UN के बारे में है। UN का आप देखिए कि यहाँ पे जो न्यूक्लियर के रिगार्डिंग में डिस्कशन हुआ था, नॉन प्रोलिफरेशन जो टॉक्स हैं वो कैरी आउट हुए बट किसी भी एग्रीमेंट के रिगार्डिंग एग्रीमेंट नहीं हुआ वहाँ पे और जो टॉक्स हैं वो कंप्लीट हुए हैं।
पाकिस्तान के अंदर में एक ग्रुप है तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान। तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान वो ग्रुप है बेसिकली जिसको कि बैन किया जाता है, जिसका जो टेरर एक्टिविटी के रूप से उसको कंसिडर करता है पाकिस्तान। अब उससे रिलेटेड कुछ लोग हैं जिनको कि बैन किया गया है, उनको अरेस्ट किया गया है, उसके बारे में मेंशन था। और फ्रांस के द्वारा इजराइल के एक राइट विंग के जो लीडर हैं उनको बैन किया गया है, उनका ट्रैवल को उनके कंट्री के अंदर में। रिसेंटली आप देखिए कि जो एड का सप्लाई किया गया था फ्रांस के द्वारा, उससे रिलेटेड पर्सन्स को वहाँ पे अरेस्ट करना इजराइल के द्वारा गाजा स्ट्रिप के लिए जो एड भेजा गया था, और स्टूडेंट्स उसके अगेंस्ट में स्टेटमेंट देना, उनको देखते हुए ये डिसीजन है वो लिया गया। ग्रीन कार्ड क्या है? ग्रीन कार्ड यूएस के अंदर में हुआ करता है। ऐसे लोग जो यूएस के लिए गए हैं, जिनकी इच्छा है वहाँ पे परमानेंट सिटीजन बनने का, तो आप देखिए कि ग्रीन कार्ड एक प्रोसेस हुआ करता है। रिसेंटली यूएस गवर्नमेंट ने चेंजेज किए हैं। चेंजेज क्या किए हैं कि इन लोगों को अपने होम कंट्री के अंदर में जाना होगा और वहाँ पे फिर से अब ग्रीन कार्ड लेना है तो उसके लिए अप्लाई है वो करना होगा। चाइना का जो नॉर्दर्न पार्ट का एरिया है वहाँ पे माइंस हैं, बेसिकली माइंस हैं कोल का, तो उसमें ब्लास्ट हुआ जिसमें कुछ 90 के आसपास लोग हैं जो मिसिंग सिचुएशन में हैं। 90s का डेथ भी हुआ है और कुछ लोग मिसिंग के अंदर में हैं, तो उसके बारे में मेंशन किया गया। फिर आप देखिए कि रसिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट 18 पर्सन है जिनका डेथ हुआ है, कंटिन्यूस न्यूज़ में है। फिर यहाँ पे ईरान एंड यूएस के बारे में है कि ईरान एंड यूएस का जो डिस्कशन है जिसमें पाकिस्तान एज ए मीडिएटर या मैसेंजर का काम किया है। तो पाकिस्तान के जो मिलिट्री चीफ हैं वो आप देखिए कि तेहरान के लिए गए हैं, और ये शो करता है कि पाकिस्तान का जो जो आप देखिए कि फ़ॉरेन पॉलिसी के जो डिसीजन है वो आर्मी चीफ के द्वारा लिए गए हैं, कि डेट मीन्स कि आर्मी वहाँ पे किस तरीके से स्ट्रांग है। आपने देखा होगा कि वहाँ के आर्मी चीफ हैं जो यूएस के विजिट के लिए भी गए थे, अब ईरान के लिए भी गए हैं, डिस्कशन करवाया है, एक ब्रेक थ्रू को यहाँ पे मेंशन भी किया गया है कि चांसेज हैं। ताइवान ने कहा है कि यूएस के जो लीडर हैं उनके विजिट के बाद में ताइवान और चाइना के बिटवीन में जो वाटर एरिया पास करता है, स्पेशली जो ताइवान स्ट्रेट का एरिया है, वहाँ पे चाइना ने अपने मोर जो जो वेसल्स हैं उनको डिप्लॉय किया है। ताइवान ने कहा था कि यूएस उनको जो जो वेपन का सप्लाई करेगा आर्म्स डील के थ्रू में, और किसी तरीके से कोई पोज नहीं करता है यूएस उनको आर्म्स डील के थ्रू की उनको सप्लाई नहीं किया जाएगा। उत्तराखंड के अंदर में जो नौलाज हुआ करते हैं, नालाज भी बोल सकते हैं इनको आप, तो आप देखिए कि उत्तराखंड के अंदर में ये बेसिकली कोई भी पर्सन है उसका नेचुरल जो कनेक्टिविटी है, नेचुरल के साथ में जो स्पिरिचुअल कनेक्टिविटी है, बोथ की ये सोर्स हुआ करते हैं। तो उसी को एग्जाम्पल के रूप से बताया गया कि समय के साथ में ये जो नालाज का जो कॉन्सेप्ट है उत्तराखंड का, ये आप देखिए कि डिक्लाइनिंग सिचुएशन में है, या नौलाज का जो कॉन्सेप्ट है वो डिक्लाइनिंग के अंदर में है। नैनीताल लेक है उसको यहाँ पे शो किया गया है, कैसे वहाँ पे वाटर का अवेलेबिलिटी है वो कम हुआ है, कैसे लोग अपना स्पिरिचुअल वर्क और जो अपना जो नेचर के साथ में जो कनेक्टिविटी है उसको कैरी आउट करते हैं इनके थ्रू में। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन था जो कि संडे के न्यूज़पेपर को फ़ोटो के थ्रू शो किया जाता है। तो स्टूडेंट्स आज प्रीलिम्स का एग्ज़ाम भी है, अगर आप नेक्स्ट ईयर के लिए एग्ज़ाम दोगे, ओबियसली है अगर आप इस लेक्चर को देख रहे हो तो नेक्स्ट ईयर या उससे नेक्स्ट ईयर आप दोगे, तो आप पेपर को ज़रूर से देखना, पेपर में क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए आप जब जब आप न्यूज़पेपर को रीड करो कि किस पर्सपेक्टिव से सवाल होते हैं, और जो सवाल आते हैं उसी तरीके से हमें न्यूज़पेपर को भी रीड करना है, जो बेसिक थिंग्स हैं वो आपको पता होनी चाहिए। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन था। थैंक यू वेरी मच।